अब एक विचारधारा पर जुड़े हुए शब्द कि आप, और इस पर मैं लंबी आपसे थोड़ी बातचीत चाहूंगा। एक नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, और खासकर आरएसएस ब्रांड ऑफ हिंदुत्व। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो मुझे पता नहीं हिंदी का शब्द ठीक है कि नहीं, पर जो अनाड़ी लोग होते हैं ना, वही लोग ये हिंदू और हिंदुत्व में भेद करते हैं। देखिए, अगर आप हिंदू है तो आप आत्मा में विश्वास करते हो जी। तो मुझे बताइए कि अगर शरीर से आत्मा निकाल दे तो क्या शरीर बचता है? तो हिंदू से हिंदुत्व अगर निकाल दे तो क्या हिंदू बचेगा? और जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की बात की उनको इतनी गहरी बात नहीं पता चलेगी, इसलिए उनके लिए मैं बहुत आसान शब्दों में बताता हूं कि अगर हिंदू मोबाइल फोन है तो हिंदुत्व सिम कार्ड है। अगर सिम कार्ड निकालेंगे तो फोन थोड़ी चलेगा। तो उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही चीज है, कोई अलग बात नहीं हो सकती है। और आरएसएस का ब्रांड हिंदुत्व, हिंदुत्व किसी का ब्रांड ही नहीं हो सकता भाई साहब। हिंदुत्व ये एक जीवन पद्धति है जो 10,000 सालों से हम लोग इस जीवन पद्धति को जी रहे हैं। इसमें कोई उपासना पद्धति, ये कोई हिंदुत्व का आधार नहीं होता है, क्योंकि निर्गुण निराकार भी हिंदू है, सगुण साकार भी हिंदू है, ईश्वर को मानो तो भी हिंदू है, ईश्वर को न मानो तो भी हिंदू है। हिंदुत्व में अलग अलग प्रकार के विचार है। तो इसलिए ये एक, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी एक जीवन पद्धति है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही मानता है। तो कई लोग इसको संकुचित विचार के साथ पूजा पद्धति से जोड़ते हैं जी। और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व यानी क्या है? सहिष्णुता है। देखिए, जो सहिष्णु नहीं है वो हिंदू नहीं है। तो अगर हम हमारे देश का इतिहास देखें तो हमारे देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, और दुनिया ने जिनको बहिष्कृत किया, परिष्कृत किया, ऐसे सब लोगों को पनाह अगर किसी ने दी तो हमारे भारत ने दी। ये तो हमारी संस्कृति है और यही हिंदुत्व है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनको देखिए, कई बार तो ये होता है कि जो सोया हुआ है उसको तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप जगा नहीं सकते। और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आएगा समझ में। मुझे ऐसा लगता है हिंदू और हिंदुत्व, इसमें कोई भेद नहीं है, और इसमें भेद करने वाले न हिंदुओं को जानते हैं न हिंदुत्व को जानते हैं। जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप यानी आरएसएस और बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिंदुत्व। देखो, भारत तोड़ने का काम किसने किया? किसने किया भारत का विभाजन? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 1947 में पहली बार भारत टूटा और भारत के 2 टुकड़े हुए, किसने किया? अब जिन्होंने वो विभाजन किया वही हमको बोलते हैं कि आप भारत का विभाजन करने वाले। अरे, हम तो उस समय भी कहते थे कि विभाजन नहीं होना चाहिए, और आज भी हम तो ये कहते हैं कि भारत के टुकड़े करने की बात तो भूल जाओ। एक दिन पाकिस्तान भी भारत में होगा, अफगानिस्तान भी भारत में होगा, बांग्लादेश भी भारत में होगा। अखंड भारत का निर्माण हम करके दिखाएंगे। बहुत लॉफ्टी आइडियल है ये, संघ का कोर विचार भी है अखंड भारत की। अगर आप बात करें, यहाँ ये कहते हैं कि ये कौन होते हैं? ये तो आज़ादी की लड़ाई भी नहीं लड़ी, और इनके जो आइडियोलॉग हैं वीर सावरकर, उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ उनकी फौज में जुड़ने की बात की, अंग्रेजों से उन्होंने गुहार लगाई। ये सावरकर विलिफिकेशन इज इक्वल टू गोइंग आफ्टर हिंदुत्व, तो ये भी होता है। देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 11 साल अंडमान की काल कोठरी में कोलू से के बैल के रूप में जुटकर और हंटर सहन करते करते बिना कुछ खाए पिए दिन रात जो सारी प्रकार की प्रताड़नाएं सहन कर रहे थे, और सारी प्रकार की प्रताड़नाएं सहन करने के बाद भी वो क्या कह रहे थे? सागरा प्राण तळमळला। वो कह रहे थे, ने मजसी ने परत मातृभूमिला, मेरी मातृभूमि में मुझे वापस ले जा। जिनके मुंह से केवल एक ही चीज निकलती थी, भारत माता की जय। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये लोग बोलते हैं सावरकर के ऊपर, इन्होंने एक दिन भी कभी जेल के अंदर जाकर देखा है? कभी एक दिन भी उन्होंने जेल भोगी है? सावरकर को ये समझ नहीं सकते। सच बात तो ये है कि सावरकर जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कई लोगों को डर लगता था कि अगर सावरकर जी का व्यक्तित्व लोगों के सामने आ जाए
तो हम बौने हो जाएंगे। और इसलिए अपने बौने होने के चक्कर में सावरकर जी के ऊपर अन्याय इन लोगों ने किया। आज सारे सारे एविडेंस समाज के सामने, जितने सावरकर जी के ऊपर आरोप लगे वो सारे कैसे झूठे हैं, इसके अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे सामने। फिर भी कुछ लोग सावरकर जी को गाली देने में अपने आप को धन्य मानते। अरे उनको तो सावरकर जी पता ही नहीं है। सावरकर जी छोड़ दीजिए, उनको अगर बैठकर भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के 4 नायकों के किरदारों के बारे में पूछा तो उसका भी जवाब वो दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि न उनके ऊपर किसी का विश्वास है, न कोई उनको बिलीव करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर अभी 75 वर्ष आजादी के, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से नाम लिया सावरकर जी का। और अभी हमने देखा कि जो प्रतिमा आई बढ़िया सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डू यू थिंक कि भारत अपना कैरेक्टर बदल रहा है? एक पोस्चर चेंज कर रहा है भारत, जहां वो ये कह रहा है कि मैं जो मेरा है उसको लेकर रहूंगा, और लड़के लेना है तो लड़के लेकर रहूंगा। देखिए, बात तो ऐसी है कि हम लोग तो पिछले करीब 60 साल तक ये मानते थे कि प्रतिमाएं 3-4 लोगों की लग सकती है, या एक परिवार की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, एक परिवार के नाम। देखिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन नकारता नहीं हूं मैं, जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से देश में माहौल तैयार किया गया कि केवल इनके कारण, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ नहीं है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ नहीं है। अब सरकार ये कहना चाहते हैं कि आप तो हो ही, लेकिन ये भी है, इनको भुलाकर भारत नहीं बनेगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो 542 रियासतें भारत में शामिल नहीं होती, और ये अखंड भारत जो हम देखते हैं, ये भारत हमको नहीं दिखाई देता। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से पहली बार भारत की धरती पर स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया, और उसके बाद एक प्रकार की जो आग पूरे भारत में लगी, इसके कारण अंग्रेजों को जाना पड़ा। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का जो नारा दिया, उस नारे के बाद जिस प्रकार से भारत के अंदर एक आम आदमी भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा, तो ऐसे कई लोग हैं कि जिनके कारण भारत को स्वतंत्रता मिली है। तो ऐसे समय उन लोगों को भी याद करें, न कि केवल 2-3 लोगों को या 4 लोगों को, जिनके हर गांव में हमने पुतले इससे पहले लगा दिए हैं, सरकार की सारी स्कीमों को उनके नाम दे दिए हैं, और सरकार में उनके सिवा दूसरा कोई सरकार को दिखता नहीं। ऐसी परिस्थितियां है। तो मुझे ऐसा लगता है इट इज नॉट री इन्वेंटिंग, इट इज रिकॉग्नाइजिंग। ये केवल हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इन लोगों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। सुपर्ब, वेल सेड। अब यहाँ बोल रहे हैं कि समय समाप्त हो गया, पर मैं बस, एंड वील थ्रो द क्वेश्चंस ओपन टू द ऑडियंस, और जो भी आप सवाल पूछना चाहें वी विल आस्क। मैं क्विकली देवेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपके आइडल्स कौन हैं? आप किन को अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि आदर्श जो होता है ना, वो एक नहीं हो सकता है। कई आदर्श आपके सामने होते हैं जब आप काम करते हो। आज अगर मैं राजनीति में काम करता हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, नरेंद्र मोदी जी है, इनका काम जब मैं देखता हूँ तो बहुत मेरे सामने मुझे राजनीतिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगर मैं भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई देखता हूँ तो उसमें हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, चाहे फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सावरकर जी हो, या भगत सिंह जी हो, या कई नाम अनाम लोग हैं, या फिर मैं जब सामाजिक क्षेत्र देखता हूँ तो उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया है वो कार्य, कई बार मैं अचंभित होता हूँ कि ये लोग एक जन्म में, एक जीवन में इतना कार्य कैसा कर सकते हैं, तो उससे भी प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मैं एक आइडियल नहीं मानता, मैं कई लोगों को अपना आइडियल मानता हूँ। आपने अपनी बीवी का नाम नहीं लिया, अभी घर पे जाके डांट पड़ने वाली है। चलिए, कुछ सवाल और है, और कुछ यस एंड नो भी खेलेंगे आपके साथ, बट वी गॉट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। सो विनय, कैन यू प्लीज हेल्प अस? जी,